अब देखो क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने। स्टार्टिंग करी थी एक पॉइंट है जिसका नाम है चार्ज। चार्ज से हमने इन चार्जेस के बीच में फोर्स को डिस्कवर करा। इसको निकाला अपन ने, फोर्स को निकाला। इस फोर्स से हमने फील्ड को निकाला और उसी फील्ड को हम, ठीक है, हम अलग अलग कंडीशन में डायपोल पर देखे। डायपोल पढ़ने के बाद डायपोल की हमने दो पोजीशंस के लिए, ठीक है, एक तो हो गई आपकी एक्सियल पोजीशन और एक हो गई आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। इन दोनों पोजीशंस पे किसको डिटरमाइन करा? इस फील्ड को डिटरमाइन। तो चार्ज, चार्ज से फोर्स, फोर्स से फील्ड और फील्ड से इस फील्ड की ताकत को हम अलग अलग जगहों पे, इस फील्ड की ताकत को हम अलग अलग जगहों पर निकालने की कोशिश कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक। अब अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? डायपोल पढ़ रहे थे, है ना। अब डायपोल क्या होता है? ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड टुगेदर, आर kept or placed together, called as a डायपोल। उसी को हम क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे। और अपोजिट चार्जेस को हम अगर एक साथ रख देते हैं तो वही हमारा डायपोल की तरह क्या करता है? काम करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ठीक है, बात समझ में आती है या नहीं आती है? बोलिए। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड टुगेदर कॉल्ड एज अ डायपोल। और इसी डायपोल का इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर। अब बात क्या आती है इसमें? अब इसमें एक चीज और आती है, एक सेकेंड ना। बड़ी मुश्किल है। हाँ भाई, पूरा काम पेन से कर रहा हूँ मतलब। लाइव क्लास का एक लिंक यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये सेम लिंक यहीं डाल देते हैं। Come on। ठीक, बढ़िया। तो अभी तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर हम एक साथ रखते हैं तो वो क्या बनता है? एक डायपोल का की तरह बिहेव करने लग जाता है। अब देखो, जब, अब देखो दो चीजें तुमको समझ में आई।
एक तो क्या समझ में आया कि भाई चार्ज है, तो चार्ज से तुमको समझ में आया फोर्स, और फोर्स अगर किसी के पास है, अगर भाई किसी के पास अगर मान लो क्या है, ताकत है, क्या है, ताकत है, तो भाई उसका एक दायरा होगा, और यही दायरे को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। यही दायरे को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। समझ में आ रही कि नहीं भाई, इसी दायरे को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो किसी के पास फोर्स है तो उसके पास क्या होगी, फील्ड जरूर होगी। ठीक है। अब अगर मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, डायपोल इन a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी डायपोल को तुम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो ये डायपोल क्या करता है, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर ये किसी डायपोल को रख दिया अपन ने, मान लो ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है, और ये मान लो आपका क्या, प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल किसको बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 2 है। अब भाई क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, अब स्वाभाविक सी बात है कि इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई के बराबर होगा। और ये माइनस क्यू चार्ज भी क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रही है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से ये निकल के आ रही है इस डायरेक्शन में। तो ये प्लस वाले को इधर भगाने की कोशिश करेगी, और माइनस वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये डायपोल के ऊपर क्या है, एक तरह का टॉर्क डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा इस डायपोल के ऊपर, तो दिस डायपोल एक्सपीरियंस, ठीक है, जो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इफ वी प्लेस्ड अ डायपोल, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, इफ वी प्लेस्ड अ डायपोल in a uniform electric field, uniform electric field, it experience force equal and opposite at its two ends. At its two ends, this force cause a torque developed in the dipole, and dipole tends to move, rotate, tends to rotate on its axis. समझ में आ रही बात। तो ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। और जब ये डायपोल रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है भैया, तो सर टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो डायपोल ऐसा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दूरी कितनी है, 2 है। ठीक है। अब ये रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब भैया ये एंगल हो गया थीटा।
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वही पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, so say this is ABC, so AB will be the perpendicular, है ना, and hypotenuse is 2a sin theta. What is the formula, perpendicular distance, force into perpendicular distance, so that torque tau is equals to force क्या होगा F, perpendicular distance 2a sin theta. What is the force, force is nothing sir, that is Q, because electric field is force per unit charge, ठीक है, that is QE. So what you can write here, QE sin QE, what you can write here, so you can write here QE 2a sin theta. Oh my god, so E into Q into 2a into sin theta, so that Q into 2a will becomes, come on tell me yaar, that Q into 2a will becomes, yes, dipole moment, so P into E sin theta. So this is what actually, this is called as the torque on the dipole. समझ में आई बात, यही क्या होगा, टॉर्क ऑन द डाइपोल होगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये टॉर्क ऑन अ डाइपोल किस तरह से लिखा जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसा लिखा जा सकता है ये, क्रॉस प्रोडक्ट के, मतलब टाउ इन टाउ इज इक्वल्स टू P cross E. This is called as the torque on the dipole. इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे मैं क्या जोड़ूंगा, इसके आगे मैं लिखूंगा यहाँ टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म, कितना सिंपल और कितना इजी है ना। टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर, take the screenshot over here and take the screenshot over here. ठीक है, तो यही आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल कहता है। अब भाई टॉर्क ऑन अ डाइपोल तो तुमने पढ़ लिया है ना, अब इसकी क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, क्या होती है इसकी कंडीशन होती है ना, उसी को हम यहाँ पर देखें। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस की अगर अपन बात करें तो नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, बट टॉर्क जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स कैन बी 0 बट टॉर्क कैन नॉट बी 0, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field, force and torque cannot be 0, both are not 0, not equal to 0। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें भी आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, इसमें होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी कर दूं, 0 कर दूं, मतलब
कि डायपोल मोमेंट जो हो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के। ठीक है, तो इस केस में ठीक है, ये जो डायपोल होगा वो किस किस कंडीशन में होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को के अंदर पाया जाए। ठीक है, दूसरा अगर मैं थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री कर दूं, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी P इज इक्वल्स टू किसके होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के ही बराबर होगा, पैरेलल होगा। लेकिन ये क्या होगा आपका, उल्टी दिशा में होगा। कैसा होगा, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखेंगे आप, द डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज opposite to the electric field lines। ठीक है, उनके अपोजिट दिशा में होगा और इट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पाया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉर्क ऑन अ डायपोल। ये सारी कंडीशन थी कि भैया हम टॉर्क को कैसे समझें। ठीक है, ये पूरी चीजें मैंने बता दी आपको टॉर्क से। क्वेश्चन निपटा देंगे। चलो लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन एन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन held at 30 degree with respect to uniform electric field भैया ये सब कुछ आपके सामने लिखाया है। 10⁴ न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। हाँ, एक्सपीरियंस a torque of 9 into 10⁻⁻26 Newton meter। Calculate the dipole moment। डायपोल अब देखना है ध्यान से, गिवन क्या है, थोड़ा घिस पिच हो जाएगा पर ठीक। सबसे पहले तो थीटा दिया है 30 डिग्री। दूसरा क्या दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तीसरी चीज क्या दी है, टॉर्क होना है। तीसरी चीज क्या दी है, क्या दी है, टॉर्क ऑन अ डायपोल। क्या दिया भाई, टॉर्क ऑन अ डायपोल कितना दिया, 9 into 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मेरे से अच्छा आप जानो। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया पी साइन थीटा। ठीक है, डायपोल मोमेंट निकालना है पी, तो टॉर्क अपॉन में आ जाएगा ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है, तो 9 into 10⁻⁻26। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दी है, ई दिया है 10⁴।
और साइन थीटा कितना दिया है, तो साइन 30 डिग्री, साइन दिया है 30 डिग्री। बता दीजिए वैल्यू निकाल के। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? करिए इसको सॉल्व, आंसर रुकते हैं 5 मिनट आपके। आ गया आंसर? कितना आंसर आएगा इसका? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻29, ठीक है, कूलॉम मीटर। माइनस माइनस नहीं है ना, ये माइनस माइनस नहीं, ये सेपरेट करने के लिए बताया है, कूलॉम मीटर, ठीक है। तो ये इतना आंसर इसका है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना चाहें। आगे बढ़े, चलिए भैया। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है गॉस थ्योरम, जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 का, ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक। क्या है ये? लास्ट टॉपिक, चैप्टर 1 का लास्ट। बट इस थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कंसेप्ट होना चाहिए? एरिया वेक्टर किसको? तो भाई एरिया वेक्टर हम किसको बोलते हैं? तो एनी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन सरफेस एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एरिया। क्या बोलोगे? तो एनी परपेंडिकुलर लाइन बोल लो, वेक्टर बोल लो, टू द surface is called as area vector, ठीक है। तो एनी परपेंडिकुलर, इसी को हम एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई क्लोज्ड सरफेस रही, ठीक है, तो एनी वेक्टर आउटवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द एरिया। ये समझ में आया? दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरो बनाया हुआ, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ जो निकलेगा, ये निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एरिया है। सपोज मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया, इससे इस डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ निकलेगा,
ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एनी परपेंडिकुलर, समझ में आ गई बात? तो कोई सा भी परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज द एरिया वेक्टर। उसी को हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? उसी को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। दूसरी चीज जो तुमको समझने लायक है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक field lines passing through an area is called as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है भाई, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसको फाई ई से दिखाओ। ऐसा फाई बनाओ, एक डंडी खींच दो और ई लिखो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और ये होता क्या है, तो ये होता है ई डी एस कॉस थीटा। और डी एस कॉस थीटा क्या है, ये एरिया वेक्टर। समझ में आई बात? ये क्या है आपका, एरिया वेक्टर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ जा रही हैं सपोज, और तुम्हारा ये एरिया वेक्टर यहाँ से ये एंगल बना रहा थीटा। ठीक है, तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी इससे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एरिया वेक्टर अगर डीएस है तो इससे जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो इस डायरेक्शन में होंगी, तो वो डीएस कॉस थीटा ही होगी। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, कि डीएस कॉस थीटा। परपेंडिकुलर में क्या होगी, डीएस साइन थीटा। तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, हम तो जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उससे बात कर रहे हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस डी एस भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ध्यान से समझना है इसको, समझ में आया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक। एरिया वेक्टर क्या है, तो एनी परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई सा भी एक परपेंडिकुलर आप बना लीजिए, वही आपका एरिया होगा। एनी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड एज द एरिया। ठीक है, अब मेरे भाई इसी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है पूरे इस टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज द गॉस थ्योरम। ठीक है, यही आपकी आती है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या होती है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। काफ़ी जगह है वैसे, क्या देखेंगे हम गॉस थ्योरम। क्या बोलती है गॉस थ्योरम, क्या बोलती है भाई गॉस थ्योरम? तो गॉस थ्योरम हमको ये बताती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस है ना, जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड है किसी सरफेस में, वो क्या होता है, वो होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दैट सरफेस। उसमें कितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हमको क्या बताती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड surface is equal to 1/epsilon times charge
enclosed by surface, enclosed by the surface। मतलब कहने का क्या हुआ कि भैया जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है वो क्या होगा, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। बस ये है गॉस थ्योरम। तो इस गॉस थ्योरम और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 phi e is equals to cyclic integration of E ds is equals to q inside upon epsilon। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट गॉस थ्योरम। यही हमारी कंप्लीट गॉस थ्योरम आपको कहलाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी को हम गॉस थ्योरम बोलते हैं। अब इस गॉस थ्योरम के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम इस गॉस थ्योरम को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस है गॉस थ्योरम। लेट अस बात समझ में आ गई मुझे? तो हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ठीक है गॉस थ्योरम। तो भैया इस थ्योरम से हम क्या निकाल रहे हैं, इस थ्योरम से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ड्यू टू ठीक है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या करूंगा, तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। अब इसके ऊपर कितना कैसा चार्ज मान के चल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हुई दिखेगी, इधर मतलब इधर ही नहीं इधर भी निकलती हुई दिखेगी। ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है ये। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में क्या दिखेगी तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेगी। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर तीन सरफेस कंसीडर करोगे। भाई गॉस थ्योरम अप्लाइड फॉर पहला नियम, ठीक है, गॉस थ्योरम ओनली अप्लाइड फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही ये अप्लाई की जा सकती है। ये तीन वायर तो खुला पड़ा है, इसको क्लोज्ड सरफेस से ढक दो भैया। तो पहला सर्कल तुमने ये बना, कलर बदल लेते, तो पहला सर्कल तुमने ये बनाया, दूसरा सर्कल तुमने ये बना दिया, तीसरा सर्कल तुमने ये बनाया। तो ये क्या हो गया इसका DS1, ये क्या हो गया DS2, ये क्या हो गया DS3। इस तरह से तीन एरिया बना दिए तुमने। ठीक है, इन सबको मिला दो ऐसे। देखो यार ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी, बट कोशिश करता हूँ। एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, इन सबको मिला दिया तो ये क्या सिलेंड्रिकल टाइप की सरफेस यहाँ पे बनी। ठीक है, अब भाई अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम यहाँ पे, तो फाई क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surfaces कंसिडर्ड, है ना, जो जो सरफेस कंसिडर करी है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा बताओ। तो भैया हो जाएगा
ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds1 प्लस, है ना, ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds2 प्लस ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds3, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रही बात? अब देखो, अब ds1 ds2 ds3 के साथ क्या क्या लेना पड़ेगा? तो भैया यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा। समझ में आ रही है? तीनों जगह हमको साइन थीटा लेना पड़ेगा भाई। ई ds1 डी ds2 ई ds3 बोलते हैं ना यार आप लोग, ठीक है? तो यहाँ लेना पड़ेगा। अब देखो ds1 कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ? बोलो 90 डिग्री। ds3 कितना एंगल बना रहा है? इसका एरिया वेक्टर ऊपर निकलेगा, इसका नीचे 90 डिग्री, और इसका एरिया वेक्टर जो निकलेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ds2 कितना बना रहा है यहाँ पे? 0। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से, ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds1, ठीक है, साइन 90 प्लस ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds2 साइन 0 प्लस ई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds3 साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है भाई 0। तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। अब क्या बचा? और साइन 0 कितना होता है? 1। तो यहाँ ये बचा। तो फाई नेट किसके बराबर हो गया? अच्छा बताओ। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ds2, और साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds2 मतलब किसी सर्कल का जब तुम सर्कमफेरेंशियल एरिया निकालोगे तो वो क्या लिखोगे तुम यार? ये एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की थिकनेस, ये थिकनेस इंटू टी, और पूरा इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई आर। तो इसको टी बोल लो, एल बोल लो, एक ही बात है लेंथ तक। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल, ठीक है? ds2 की वैल्यू कितनी आएगी साइक्लिक इंटीग्रेशन की? 2 पाई आर एल। तो ई इंटू कितना आ गया? 2 पाई आर एल। कलर बदल, तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया? फाई नेट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक है? गॉस थ्योरम वो क्या बोलती है? कौन क्या बोलती है ना? कोई और नहीं बोलती है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम ये बोलती है कि भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स। अब इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी मेरे भाई? कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट, ठीक है, वायर है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती लीनियर चार्ज डेंसिटी? लेमडा, जो क्या होती है? Q इन अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ से Q इन कितना आ गया? लेमडा इंटू L आ गया। से दिस इज इक्वेशन 2। फाई नेट इज इक्वल्स टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। से दिस इज इक्वेशन 3। So from equation 2 and 3, what you can write here? Lambda L upon में epsilon naught is equals to E into 2 pi R L. L से L नहीं पड़ेगी। E is equals to कितना आ गया? Lambda upon 2 pi R epsilon. This is called as the electric field due to. This is called as the electric field due to long infinite wire. ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ठीक है, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के। ठीक है,
बात समझ में आती है या नहीं आती है? और आती है तो कितनी आती है, नहीं आती है तो कितनी नहीं आती है? बोलो, क्लियर है? बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं यहाँ पर, लॉन्ग इनफाइनाइट इनवायर। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है?